नमस्कार प्रिय भैया, आज हम कक्षा द्वादशी कला वर्ग विषय इतिहास जो हमारा अध्याय चल रहा है राजा किसान और नगर, इसका तीसरा भाग हम पढ़ेंगे। जिसमें हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में मौर्य साम्राज्य जो 321 ईस्वी पूर्व से लगाकर 185 ईस्वी पूर्व तक का उसका कालखंड जो रहा उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानेंगे, मौर्य वंश की जानकारी के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में और सैन्य व्यवस्थाओं के बारे में, यानी इन चार बिंदुओं के बारे में आज हम अपने इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मौर्य साम्राज्य की अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि मौर्य साम्राज्य का जो कालखंड जो रहा है वो कहाँ रहा है, वह एक आरंभिक साम्राज्य था और उसका कालखंड 321 से 185 ईस्वी पूर्व रहा। देखो, मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का भी उदय हुआ है। मगध का विकास हुआ, उसी के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का भी उदय प्रारंभ हो गया था। मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईस्वी पूर्व में की थी और जो कि पश्चिम से अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। इतना बड़ा विशाल साम्राज्य। और आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने का श्रेय एक ऐसे व्यक्तित्व को जाता है जो ब्राह्मण कुल से था, जिसका नाम है चाणक्य विष्णुगुप्त, ठीक है, जिसको कहा जाता है। ये चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को जो है राज्य कार्य यानी एक सुयोग्य और योग्य राजा बनाने का काम किया, जिसका राज्य पश्चिम में अफगानिस्तान बलूचिस्तान तक क्या हुआ था, फैला हुआ था। अब देखिए, अब हमारे पास बिंदु आता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का परिचय लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो का जन्म जो है वो 340 ईस्वी पूर्व में। कब चंद्रगुप्त मौर्य की अगर मैं बात करूं तो 340 ईस्वी पूर्व में, ठीक है, 340 ईस्वी पूर्व में पटना में जो है बिहार में हुआ। पटना जो जिला है उसके बिहार में, मतलब बिहार राज्य में हुआ और भारत का प्रथम हिंदू सम्राट इसको कहा जा सकता है। क्या कह सकते हैं? भारत का प्रथम हिंदू सम्राट। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, जिनको इतिहास में 3 नामों से जाना जाता है, जिसका नाम पहला विष्णुगुप्त, दूसरा कौटिल्य और तीसरा चाणक्य। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुओं की अगर मैं बात करूं तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को इतना एक हिंदू सम्राट, एक प्रमुख राजा के रूप में, एक इतने बड़े साम्राज्य के राजा के रूप में सहभागिता निभाने का जो श्रेय वो चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त को जाता है। अब देखिए, अब हमारे सामने अगला बिंदु जो आता है वो आता है मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत। मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी इतिहास को, कहीं के भी इतिहास को अगर जानना है तो उसके 2 स्रोत हैं। सबसे पहले धार्मिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, यानी जिसको साहित्यिक स्रोत भी कहते हैं। साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। देखो, साहित्यिक स्रोतों के 3 भाग है, धार्मिक, धर्मांतर और वंशावलियां। पुरातात्विक स्रोतों में सिक्के, मृदभांड, वास्तुकलाएं, चित्रकलाएं, जो भित्ति चित्र, ये सारे आते हैं। उत्खनन, इसमें सारी बातें आती है। अब देखिए, मौर्य वंश के बारे में जानकारी के स्रोत। तो सबसे पहले मौर्य वंश के बारे में अगर हमको जानना है तो सबसे पहले अगर हम लें तो मूर्तियों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मूर्तियां। समकालीन रचनाएं मैगथनीज द्वारा लिखित एक पुस्तक है। देखो, मैगथनीज द्वारा, जैसे चाणक्य ने, विष्णुगुप्त ने उसके द्वारा लिखित पुस्तक जो थी वो थी अर्थशास्त्र, लेकिन मैगथनीज द्वारा लिखित पुस्तक जो थी वो थी इंडिका। याद है ना, हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा भी है, 8वीं 9वीं 10वीं में। इंडिका, मैगथनीज द्वारा लिखी पुस्तक इंडिका। तो उस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मंत्री द्वारा लिखी गई पुस्तक में पूरी मौर्य वंश की जानकारी हमको प्राप्त होती है। यानी मौर्य वंश किस प्रकार से था। देखो, मौर्य वंश को जानने के हम स्रोत पढ़ रहे हैं। फिर आता है एक और पुस्तक जिसके माध्यम से भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, वो पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो चाणक्य द्वारा लिखी गई। छोटा प्रश्न बनेगा, अर्थशास्त्र पुस्तक के निर्माता चाणक्य, इंडिका पुस्तक के निर्माता मैगथनीज, ठीक है। तो चाणक्य की गई पुस्तक अर्थशास्त्र में भी कुछ भागों में भी चाणक्य ने, कौटिल्य ने, विष्णुगुप्त ने जो है मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी लिखी है और आज उसी के माध्यम से हम मौर्य प्रशासन के बारे में जान पा रहे हैं। अब देखिए, और इसके स्रोतों की बात मैं अगर करूं तो मौर्य प्रशासन को जानने के जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य और पौराणिक ग्रंथ
जितने भी पौराणिक ग्रंथ हुए, जितने भी जैन साहित्य हुए, बौद्ध साहित्य हुए, इनमें भी मौर्य प्रशासन की बारे में जानकारी मिलती है। समझ रहे हैं ना बात को? यानी अगर इतिहास को जानना है तो उसके सबसे पहले साहित्यिक स्रोतों को और फिर पुरातात्विक स्रोतों को पहचाना जा सकता है। और चौथा बिंदु अगर मैं लूं तो अशोक के स्तंभों पर, अशोक सम्राट अशोक ने जो अपने स्तंभ जो लेख लिखे हैं, उन स्तंभों के माध्यम से भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। देखो, अशोक का नाम आया है, सम्राट अशोक जो है ये पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों पर, जो बड़े बड़े पत्थर थे, शिलालेख जिसको कहते हैं, अभिलेख कहा जाता है, उस पत्थरों पर और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। पहला राजा था ये हिंदू सम्राट जिसने अपने अधिकारियों के लिए, अपने प्रजा के लिए जो संदेश थे उसको इस प्राकृतिक पत्थरों पर उत्कीर्ण करवाया था, सम्राट अशोक की। हम आगे पढ़ेंगे सम्राट अशोक के धर्म सिद्धांत के बारे में। अब देखिए, अब हमारे पास अंतिम बिंदु जो आता है वो आता है मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। तो हम कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य प्रशासनिक रूप से 5 जो उसका केंद्र, राजनीतिक केंद्र हुआ करते थे। उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्र हुआ करते थे, बड़े बड़े, क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य को चलाना एक केंद्रीय व्यवस्था के लिए ढंग से नहीं था। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने एक राजधानी और 4 सहायक प्रांतीय केंद्रों में बांट रखा था, जिसमें उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, सहायक 4 केंद्र जो होते थे तक्षशिला, देखो लिखना, तक्षशिला, उज्जैनी, तौसली और स्वर्णगिरी। एक बार वापस बोलेंगे, तक्षशिला, उज्जैनी, तौसली और स्वर्णगिरी, ये 4 इसके प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। और उसकी 5वीं राजधानी जो होती थी वो थी पाटलिपुत्र। इन सब का उल्लेख जो है हम अशोक के अभिलेखों में जो है जान सकते हैं। मैंने पहले भी कहा, इतिहास को जानना है तो साक्ष्य और प्रमाण की आवश्यकता रहती है, और ये साक्ष्य प्रमाण अशोक के अभिलेखों से मिले। उसके बाद पश्चिम में पाक से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड तक हर स्थान पर ऐसे संदेश जो है हमको देखने को उत्कीर्ण किए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मौर्य साम्राज्य में हर जगह एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी, क्योंकि अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाका, दूसरी तरफ से उड़ीसा तटवर्ती क्षेत्र तक ये था। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों ही लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग रहे हैं। स्वर्णगिरी जो है वो सोने का पहाड़, यानी जहां पर कर्नाटक में आया हुआ है, यह सोने की यहाँ खाने हुआ करती थी, ठीक है, इसलिए इसको स्वर्णगिरी। फिर गए तो साम्राज्य के संचालन में भूमि और नदियां दोनों के मार्गों से आवागमन होता था। राजधानी से प्रांतों तक जाने के लिए कई सप्ताह या महीनों का समय भी लग जाता था। ये तो था उसके बारे में। यानी मैं कह सकता हूं कि मौर्य साम्राज्य जो है, मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन, और अब आता है अंतिम बिंदु जो हमारा है वो है सैन्य व्यवस्था की बात करें तो मौर्य साम्राज्य की सेना का संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का निर्माण किया गया था। पहला बिंदु अगर लें तो नौसेना का संचालन करना, वहां पर नौसेना का संचालन भी था। दूसरी, वहां काम, यातायात, खान पान का संचालन करने वाले सैनिक हुआ करते थे। तीसरे वे सैनिक होते थे जो पैदल संचालन करते थे। चौथे वे सैनिक होते थे जो अश्वारोही यानी घोड़ों पर चलते थे। 5वें वे सैनिक होते थे जो रथारोही यानी रथों पर जो चलते थे। और 6ठे वे सैनिक होते थे जो हथियारों का संचालन का काम करते थे। यानी ये तो थी सैन्य व्यवस्था के बारे में। अब मौर्य प्रशासन के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, मौर्य वंश की जानकारी के स्रोतों के बारे में, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में और मौर्य साम्राज्य की सैन्य व्यवस्था के बारे में हमने पढ़ा। कल हम उससे आगे वाले भाग के बारे में पढ़ेंगे। इसके प्रश्न जो निबंधात्मक, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक प्रश्न जो बनते हैं उसको अपने उत्तर पुस्तिका में अच्छी लिखावट के साथ लिखना है। जैसे प्रश्न बनता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताइए, मौर्य प्रशासन की जानकारी के क्या क्या स्रोत हैं, मौर्य प्रशासन का प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में बताइए, सैन्य व्यवस्था को किस प्रकार से बांटा गया था उसके बाद, ऐसे ये प्रश्नों का निर्माण होता है। उसको हमें अपनी उत्तर पुस्तिका में अच्छे से लिखना है। धन्यवाद।